अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेरा नाम रेशम है और मैं दुनिया के चंद ऐसे लोगों में से हूँ जो पैदा होते ही बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ उठा लेते हैं, जिन्हें बचपना देखना नसीब नहीं होता और जो पैदा होते ही माँ जैसे मुक़द्दस मनसब पे बिठा दिया जाता है। मुझे आज भी वो रात याद है जब मेरी बेबे बार बार हसरत से अपने गिर बैठी हुई अपनी दोनों खूबसूरत बच्चियों पर नज़र डालती और अपने सीने से चिमटी हुई 2 साला नन्ही परी को चूमने की कोशिश करती, साथ ही ठंडी आह भर के कहती, आह मेरे मालिक तेरे भेद निराले, ये 3 लावारिस बेबस और कमसिन बच्चियाँ, काश इनका बाप ही जिंदा होता तो मैं आज आराम से मर सकती थी। रेशम, उन्होंने कराह कर मुझे पुकारा, ये दोनों तुम्हारी बहनें अल्लाह के बाद तुम्हारे सपुर्द हैं। बेटी, इनको ज़माने की तपती हवा ना लगने देना, ख़ास तौर पे छोटी महरू को, ये तो बहुत छोटी है। बेबे, हम कहाँ जाएंगे? माँ का सता हुआ चेहरा देखकर मैं भी आंसू बहाने लगती। गांव के हकीम ने अपनी तरफ से हर दवा हर गोली आजमा ली थी, मगर कुछ भी फ़ायदा मंद ना हुआ। और अब रात के इस पहर बेबे ने जाने कैसी बातें शुरू कर दी थी। मेरी धी, मेरी बात सुन, वो जो हमारी अंदर बिस्तरों वाली पेटी है ना, उसके अंदर नीचे एक पोटली है, उसमें मेरा सारा जेवर और मेरी सारी जमा पूंजी पड़ी है। मेरी सियानी बेटी, कभी भूल कर भी किसी को उसकी हवा ना लगने देना, ख़ास तौर पे अपनी चाची को। इसकी चाबी बहुत एहतियात से अपने पास छुपा के रखना। मैंने तुम्हारे मामे को चिट्ठी लिखवा दी थी, देखो कब आता है। जब भी आएगा तो तुम लोगों को साथ ले जाएगा। मेरा इक्को एक वीर है, वो तुम तीनों को सीने से लगा के रखेगा। बेबे की नींद से आंखें बंद होने लगी थी। मुझसे छोटी रानी माँ की चादर से लगी सो चुकी थी। जाने मैं भी कब थकावट और नींद से बेहाल होके माँ की चारपाई के साथ ही पड़ के सो गई। फजर की अजानें हो रही थी जब महरू के रोने की आवाज़ से मेरी आंख खुली। महरू चारपाई से नीचे उतर के बेबे को झिंझोड़ रही थी। मैंने बमुश्किल आंखें खोल कर बेबे को देखा। मेरी और रानी की चारपाई वैसे ही बिछी हुई थी जैसे रात हमने बिछाई। रानी ज़मीन पे बेसुध लेटी हुई थी। मैं बेबे को झिंझोड़ कर उठाने की कोशिश कर रही थी। किसी अनहोनी का एहसास मुझे हुआ और मैंने रानी को भी झिंझोड़ डाला। रानी, बेबे बोल नहीं रही, सो रही होगी, तुम भी सो जाओ, रानी ने करवट बदलते हुए कहा। रानी, नहीं, बेबे नहीं बोल रही, बेबे मर गई है, मैंने चीखते हुए कहा। बेबे मर गई, बेबे मर गई है रानी। और ये मरना क्या होता है, रानी को बहुत बाद में पता चला। जब बेबे को नहला धुला के चारपाई पे लिटाया गया तो महरू बेबे के साथ लिपटने के लिए रो रो के बेहाल हो गई। उसे चुप कराने की कोशिश में मैं तो खुद हवास खोने लगी और सीधी सादी रानी देखती रही घर में लोगों को आते जाते। माँ इस दुनिया से चली गई तो मामा रहमत उस वक्त पहुँचा जब उसकी मैयत उठने के लिए तैयार थी। पूरा सहन औरतों से भरा हुआ था। आदमी मस्जिद के सामने खुली जगह पर दरख्तों के नीचे दरी बिछाए बैठे थे। मामी साबरा अपने फैशनी बुर्के के बटन खोलती दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो चाची भागन उठ के उसके गले जा लगी और फिर दोनों ने मिलकर खूब बैंड डाली, खूब आहो बका की। थोड़ी ही देर बाद मामा रहमत और बाकी मर्द अंदर आने लगे और बेबे की चारपाई उठाने आए थे। मामा रहमत हम तीनों बहनों को गले लगा के पिछाड़े खा रहा था। मैं, रानी और महरू हम उसके साथ लिपटे रो रहे थे। महरू के हाथ में नरम रोटी का टुकड़ा था जिसे वो भूख से बेताब खाने की कोशिश कर रही थी। मैं गम, भूख और थकावट से निढाल बेहोश होने के करीब थी। रानी भी निढाल थी।
हमारे घर के बड़े खुले कच्चे सहन में एक तरफ नलका लगा हुआ था और उसके साथ ही बावर्ची खाना था जो आधे से ज़्यादा पाथियों और लकड़ियों से भरा हुआ था, और उसके आगे ही मिट्टी का चूल्हा। उस दिन मेरी चाची भागन के घर से ही मीठे और नमकीन चावल आए। इस तरह कई दिन तक गांव के लोग खाने के लिए हमें भेजते रहे। जो भी मिलने के लिए आता हम तीनों के लिए बहुत आजरदा होता। 4 साल पहले बेचारियों का बाप गुजर गया और अब माँ भी चली गई। कौन है अब इनका इस दुनिया में? माँ बाप के सिवा दुनिया में औलाद का कौन आसरा होता है? और हैं भी 3 बेटियाँ। अल्लाह जाने क्या होगा। मुआशरा तो जिस तरफ जा रहा है सभी को पता है। जो आता इसी तरह की बातें करके चला जाता। फिर बेबे के 10वें तक मामा रहमत, मामी और बाकी रिश्तेदार इधर ही रहे। हमारे सर पे हाथ भी रखते रहे, मगर मैंने किसी से भी ज़्यादा बात ना की। हफ्ता गुजरा था कि मैंने अपने मेहरू के और रानी के कपड़े निकाल कर नल के नीचे धोए और उन्हें सुखाने के लिए बाहर तारों पर डाल दिया। तब तक मामी साबरा हमारे घर की हर चीज़ का गहरी नज़रों से जायज़ा ले चुकी थी। 3 कमरों का कच्चा घर था हमारा। सारे गांव वाले एक ही नक्शे पे घर बनाते थे। पीछे 2 कोठड़ियाँ, उन दोनों के आगे दोनों के बरामदे और एक बड़ा कमरा जिसे पिसाड़ बोला जाता था। उस पर सामने लगी लकड़ी की परछत्ती जिस पर पीतल के बर्तन एक कोने से दूसरे कोने तक सजे होते थे। कोठड़ियों में ऊपर नीचे रंगीन पायों वाली नवाड़ी चारपाइयाँ भी रखी होती थी जिन पर खेस बिछाए जाते थे। बड़े कमरे में 6 फुट की पेटी पर हाथ से कढ़ी 4 सूती की चादर और उस पर पड़े 3-4 ट्रंक। इन ट्रंकों और पेटी में क्या है, मामी साहबरा ये जानने को बेकरार थी। एक दिन उसने मुझसे और रानी से कहा कि हम दोनों जाकर गांव के बड़े खूह पे घर की सारी गंदी चादरें और खेस धो लाएं। मेरी उम्र उस वक्त 12 साल थी, जबकि रानी की 8 साल। हम कैसे खेस धो सकती थी? सो हमारी चाची भी हमारे साथ चल दी कि हमारी मदद करवा देगी। तो हमने चाची के साथ जाकर चुपचाप तमाम खेस और चादरें धो दी। शाम को जब हम खेस धोकर वापस आए तो देखा मामी ने बड़ी कढ़ाई और पीतल के 2 देगचे अलहदा चादर में बांध के रख लिए हैं। रेशम, ये ताले की चाबी लाओ ताकि कुछ फालतू सामान इस पेटी में रख के बंद कर दें, मामी साबरा ने मुझसे कहा। मामी, चाबी तो बेबे ही किसी को दे गई है, आप चीज़ें अंदर कोठरी में ही रहते थे। नहीं नहीं, मेरा दिल नहीं मानता, मैं ज़रा बहन फातिमा की चीज़ों को हवा लगवा दूँ। मामी फिर बोली, बेबे ने खुद पिछले माह ही सारी चीज़ों को हवा लगवाई थी। मैंने कहा, तो चाबी फिर किधर गई? मामी की सुई चाबी पे ही अटकी थी। पता नहीं, बेबे ने शायद मौलवी साहब के घर रखवाई हो। मैंने पहलू बचाया। जाओ उनसे जाके पता करके लाओ, नहीं तो ताला तोड़ना पड़ेगा। मामी ने 2 टोक कह दिया। मगर ताला तोड़ के आपने इसमें से क्या निकालना है? मैंने भोलपन से कहा। मैंने क्या निकालना है? मैं तुम्हें चोर दिखती हूँ? वो मुझ पे चढ़ दौड़ी। तो फिर ताला क्यों तोड़ रही हैं? भाई, कौन तोड़ रहा है ताला? मामा रहमत अंदर आकर चारपाई पे बैठ गया। मामी कह रही है पेटी का ताला तोड़ दें। मैंने ना समझी में कह दिया, क्यों भाई, उधर से क्या लेना है? मामा रहमत मुस्कुराते हुए बोला, तौबा है, ये इतनी सी लड़की और मेरी जान को आ गई। मैंने तो कहा बिस्तरों को हवा लगवा दे, और मैंने मम्मी को बता दिया कि अम्मा ने पिछले हफ्ते बिस्तरों को हवा लगवा दी थी। मैंने फ़ौरन वजाहत दी। छोड़ो भाई, अब चलने की तैयारी करो, घर में पीछे बच्चे हैं, कब तक मेरी बहन उन्हें संभालेगी? मामी एकदम तल्खी से बोली। हाँ चलो, वही मैं कहने आया था। रेशम, तुम भी अपने और छोटी बहनों के कुछ कपड़े रख लो, हम आज ही निकलते हैं। इससे पहले कि मामे रहमत को मैं बताती कि मैंने अपने और बहनों के कपड़े रख लिए हैं, मामी ने मुझे बाहर जाने का कहा। बहन भागन ने रेशम का रिश्ता आपकी बहन और बहनोई से मांग रखा है, आप रेशम का निकाह कर दें। ये 7 वाला दरवाज़ा इसके सगे चचा का है। बच्चियों का ध्यान इनकी चाची और चचा रख लेंगे। सारा दिन चाची इधर रह लेगी, रात को चाचा आके सो जाएगा। इस तरह भरा पूरा घर खाली छोड़ के जाना अच्छा नहीं।
चाचा ही क्या पता कब्जा कर ले और बच्चियों को कुछ नहीं मिलेगा। बच्चियां अपने घर में ही ठीक हैं। 2 साल तक हम रेशम की रुखसती कर देंगे, उसका शोहर इसी घर में रह लेगा। मामी साबरा मामे को पट्टियाँ पढ़ा रही थी। नहीं नहीं साबरा, मैं वक्ती तौर पर 3 बिलखती जानों को अकेला नहीं छोड़ सकता, मामे ने कतई फैसला सुनाया। तो फिर हमारी तो अपनी पूरी नहीं पड़ती, इन लड़कियों को कहाँ से खिलाएंगे, मामी हठधर्मी से बोली। मगर मामा भी अपनी बात पर डटा रहा। उस दिन मामी साबरा ने हमारे घर से जो हो सकता था उठाया और समेट के अपने साथ ले गई। हाँ, रह गई तो वो एक 6 फुट की पेटी, जिस पर बड़ा सा ताला लगा था और जिसकी चाबी मैंने सहन में लगे धरेक के दरख्त के नीचे मट्टी में दबा दी थी। वो भला मामी को कहाँ मिलती। मेरा मामा सरकारी स्कूल में प्राइमरी का मास्टर था। थोड़ी सी तनख्वाह थी जिसमें अपने 5 बच्चों का बमुश्किल गुजारा करता था। मैं और रानी सुबह से शाम तक नौकरों की तरह मामी के घर काम करती। 2-2.5 साल मेहरू सारा दिन भूखी हमारे पैरों में रुलती। वक्त मिलता तो मैं उसे नहलाती, कंघी करती, बचा खुचा खाना खिला देती। मगर मामी रानी और मेहरू को बेतरह मारती। जाने कितना वक्त गुजरा कि एक दिन कहीं से चाची भागन अचानक आ निकली। सलाम दुआ के बाद उसने हैरान होकर हमारी कमलाई हुई सूरतों को देखा तो रह न सकी और मामी के पीछे पड़ गई कि इन 2-4 दिनों के लिए इसे साथ लेकर आई थी, मुफ्त की नौकरानियाँ तुम्हारे हाथ लग गई, तुमने तो बच्चियों का ख्याल ही ना रखा। वो हमें इस दोज़ख से निकालना चाहती थी और मामे रहमत को भी कोई एतराज़ न था। सो वो हम तीनों बहनों को एक बार फिर हमारे उजड़े हुए घर में वापस ले आई। हमारे घर का ताला टूटा हुआ था, मगर बिस्तरों वाली पेटी का ताला सलामत था। जाने कैसे मामा रहमत और मामी साबरा महीने 1.5 के बाद हमें लेने आ गए थे, मगर मैं उनके साथ किसी सूरत जाने को तैयार न थी। मैंने अपने चाचा रमज़ान और गांव के बाकी लोगों के सामने बता दिया कि मामी हमें सिर्फ एक वक्त का बचा खुचा खाने को देती है, मेहरू सारा दिन इधर उधर रुलती है और मामी उससे छुपा के मैं उसे कुछ खाने को भी दूँ तो हमसे छीन लेती है। अब मैं किसी सूरत वहाँ जाने को तैयार नहीं। मैं अपने घर में ही रहना चाहती हूँ, मगर अकेली कैसे रहूँ। तब चाचे रमज़ान ने इसका आसान हल निकाला। मेरा निकाह अपने 18-19 साल के बेटे सराज से कर दिया और यूँ हमारा घर एक बार फिर आबाद हो गया। मैं और रानी सुबह सवेरे उठ के घर में झाड़ू देती, बर्तन धोती, मैं आटा गूंथती और चाची भागन आकर हमें सारे दिन की रोटियां पका के दे जाती। जिसको भूख लगती वो नमक मिर्च की चटनी से, अचार से या शक्कर से रोटी खा लेता। मेरे बाप की 2 एकड़ ज़मीन मेरे चाचे रमज़ान के कब्ज़े में थी। वो इतना हमें दे देता कि हमारे जिस्मो जान का रिश्ता बरकरार रहे। मुझे सराज से कोई दिलचस्पी ना थी। तब मैं 13 साल की एक ऐसी बच्ची थी जो माँ बाप को खो देने के बाद अपने से दोनों छोटी बहनों की माँ बन गई थी। मुझे तो शादी का पता भी ना था, ना घर वाले का, और यही हाल सराज का था। उसे चाचे के घर के उजड़ने का मलाल था। उसे हम तीनों बहनों से हमदर्दी थी, मगर फ़िलहाल वो शादी ब्याह के झंझटों में नहीं पड़ना चाहता था। मगर अब चूँकि उसका ज़्यादा वक्त हम तीनों बहनों के साथ गुजरता, इसलिए वो हमारे मसाइल भी हल करता, हमारी मदद करता। रात को अगर मेहरू माँ के लिए बेकरार होती और मेरे और रानी के काबू में ना आती, तो मैं जो सारे दिन की थकी हारी होती थी, आधी सोई आधी जागी उसे गोद में लिए फिरती। कहीं वो मेरी गोद से लुढ़क जाती तो सराज को उस पर तरस आ जाता। वो मेहरू को अपने कंधे से लगाए सहन में चक्कर लगाता, उसे बहलाता और फिर उसे सुला कर ही सोता। और फिर ईद सर पे थी और हम तीनों बहनों के कपड़े फट चुके थे। सिराज के पास भी धेला ना था कि ईद के लिए हमें कुछ खाने पकाने को हिला देता। सो उस दिन पहली मर्तबा मैंने बहुत हिम्मत करके सराज से बात की। घर में दाने ख़त्म हो गए हैं, चावल थे मगर हमारे घर से जाने के बाद किसी ने चोरी कर लिए, अब रोटी कैसे पकेगी। सराज ने सर झुका लिया, उसके पास किसी सवाल का जवाब न था। तब मैंने उसे समझाने को कहा, हमारी जो ज़मीन है तुम्हारे अब्बा के पास, तुम उस पर काम क्यों नहीं करते, मैं भी तुम्हारे साथ काम करवाऊंगी।
پھر ہم بھینسیں رکھ لیں گے اور سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں گے۔ دودھ لسی گھر کا ہوگا، جب کسی کا دل کرے گا لسی سے روٹی کھا لے گا۔ سراج غور سے میری طرف دیکھنے لگا۔ ان دنوں میری رنگت بہت سنہری تھی، آنکھیں بھی خوبصورت تھیں، جو ظاہر ہے بھوک اور کمزوری کی نکاہت سے ماند پڑ رہی تھی۔ وہ میرے سیاہ بالوں کو غور سے دیکھنے لگا اور پھر اس کی نگاہیں میری جگہ جگہ سے پھٹی اوڑھنی اور ننگے پاؤں پھٹی ہوئی ایڑیوں پہ چلی گئیں، اور پھر بولا تو بس یہ، ٹھیک ہے، میں صبح ابے سے بات کرتا ہوں۔ اگلے دن جب سراج نے اپنے باپ سے چاچے کی زمین پر کاشت کی بات کی تو وہ فوراً مان گیا۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ اس طرح اس کا بیٹا اپنا گھر بار سنبھالنے کے قابل ہو گیا تھا۔ اور یوں اگلے کئی سال میرے انتہائی محنت کے گزرے۔ میں نے اپنا آپ بھلا کے سارا دن سراج کے ساتھ کھیتوں میں کام کیا۔ وہ گوڑی کرتا تو میں ساتھ بیٹھ جاتی، وہ فصلوں سے بوٹی نکالتا تو میں بھی ساتھ نکالتی، وہ گندم کی کٹائی کرتا تو میں ساتھ جت جاتی۔ اور جب میں شادی کی عمر کو پہنچی تو الڑ سپنوں والی دلہن کی جگہ ایک پختہ کار مزدور عورت کھڑی تھی۔ میں ہر وہ کام فرض سمجھ کے نبھاتی جو مجھے کرنا تھا۔ مجھے فی الحال بچوں کی بھی خواہش نہ تھی، کیونکہ میں پہلے ہی 2 بہنوں کی ماں بن چکی تھی۔ مگر 16-17 سال کی عمر میں نصیر میری گود میں آ گیا، جسے رانی کی گود میں ڈال کے میں پھر سے کھیتوں میں آ گئی۔ بیتے سالوں میں سراج نے نہ صرف اپنی زمین بلکہ ٹھیکے کی زمین بھی لے لی تھی، اپنے بیلوں کی جوڑی اور بھینس بھی لے لی۔ اب سال بھر کا اناج گھر کا ہو جاتا تھا، گندم سے بھڑولا بھرا رہتا، چاولوں کی کمی نہ ہوتی۔ سراج سردیوں میں کماد ضرور لگواتا، پھر بیلنے چلتے ان کی رونقیں ہوتی، گڑ اور شکر گھر کا ہو جاتا۔ گھر میں آسودگی آئی تو نصیر کی بہن شمیم نے گھر میں قدم رکھا۔ گھر کا سارا کام رانی کرتی، مہرو باقاعدہ گاؤں کے اسکول تختی اور قاعدہ لے جاتی۔ رانی مجھ سے 5 سال چھوٹی تھی تو مہرو 10-11 سال۔ اب مجھے رانی کی فکر ہونے لگی کہ کوئی اچھا گھر دیکھ کر میں اسے بیاہ دوں۔ سراج کے ساتھ میں گندم اور چاول بیچ کر اور کچھ گھی سے پیسے جمع کر چکی تھی۔ ایک دن میں نے اس کے سامنے تھیلی الٹ دی تو وہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ اس کی بیوی نے کتنے پیسے جمع کر رکھے ہیں۔ ان پیسوں سے مجھے رانی کا گلو بند بنوا دے، جو بیبے کا زیور ہے وہ بعد میں مہرو کے کام آئے گا۔ اور تمہیں اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے؟ نہیں، میں نے 2 ٹوک کہا، بس ہم ان کے فرض سے فارغ ہو جائیں، پھر اپنے بچوں اور اپنے گھر کا سوچیں گے۔ اور اس وقت سراج کا دل شدت سے چاہا تھا کہ وہ کہے، میں تمہیں اچھے حالوں میں دیکھنا چاہتا ہوں ریشم، میں چاہتا ہوں تم خوبصورت ریشمی جوڑا پہنو، تمہاری باہوں میں چوڑیاں کھن کھن آئیں، تمہارے کانوں میں بھی جھمکے ہوں، میں اگر تمہارے ہاتھوں کو چھوں تو وہ نرم و ملائم ہوں، میں جب تمہیں دیکھوں میری نظریں تم پہ جمی ہی رہ جائیں۔ مجھے ایک مزدور عورت کی بجائے ایک گھر والی کی ضرورت ہے۔ مگر وہ کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ کہا تو یہ، ٹھیک ہے، میں ساتھ والے گاؤں کے سنار کو بلا لاؤں گا۔ اور پھر رانی کا رشتہ بھی گاؤں میں ہی طے ہو گیا۔ جو کچھ ہمارے پاس تھا ہم نے دل کھول کے خرچ کیا، بستر، برتن، زیور، گھر کے استعمال کی ہر چیز، اسے ایسے رخصت کیا کہ کیا ہمارے سگے ماں باپ کرتے۔ اس کے بعد مجھے مہرو کی فکر تھی، جو روز بروز قد نکالتی جا رہی تھی، مگر عقل نام کی چیز نہ تھی۔ مہنگی سے مہنگی چیز کی فرمائش کرتی، نہ ملتی تو وہ رونا ڈالتی کہ مجھے ہر صورت اسے وہ چیز فراہم کرتے ہی بنتی۔ میرے اپنے بچے اب اسکول کی عمر میں ہو گئے تھے۔ میں صبح انہیں اسکول بھیج کے زمینوں پہ سراج کو روٹی دینے چلی جاتی۔ میرے واپس آنے تک مہرو بھی اٹھ جاتی تو روٹی کھانے کے بعد صحن میں جھاڑو لگا لیتی یا پھر ویسے ہی بیٹھی رہتی، اور اکثر تو سوئی ہی ملتی۔ مگر مہرو میں تو میری جان تھی۔ مجھے وہ 2-2.5 سال کی مہرو آج بھی یاد تھی، جو مری ہوئی ماں کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے اٹھا رہی تھی کہ اسے دودھ دے دے۔ وقت بیتتا گیا، مہرو پرائمری پاس کر کے گاؤں میں ہی درزن سے سلائی سیکھنے جانے لگی۔ وہ 15-16 سال کی عمر میں ہی 20 سال کی لگنے لگی تھی۔ جو بھی پہنتی اس پہ سج جاتا۔ گاؤں میں چوڑیاں بیچنے والی آتی تو انہیں گھر بلا لیتی اور پھر دونوں بازوؤں میں بھر بھر کے چوڑیاں چڑھاتی۔
اور جس دن میں یا اس کا بھایا اس سے لڑتے تو دیوار پہ زور سے بازو مار مار کے سب چوڑیاں توڑ دیتی۔ میرا بڑا بیٹا نصیر 10 سال کا ہوا تو سراج اسے شہر کے اسکول میں داخل کرانے گیا۔ واپسی پر وہ گھر والوں کے لیے مونگ پھلی لے آیا، ساتھ گرما گرم ریوڑیاں بھی لایا جو آتے ہی اس نے مہرو کے حوالے کر دی۔ اب بچے اس سے مانگ رہے تھے مگر وہ انہیں چڑھا رہی تھی۔ میں کھیتوں سے تھکی ہاری گھر آئی تو دونوں بچے پیچھے پیچھے اور مہرو آگے آگے سارے گھر میں بھاگے پھر رہے تھے۔ مہرو کو نہ دوپٹے کا ہوش تھا نہ جوتے کا، وہ بے تحاشا ہنستے ہوئے بالکل لال انار لگ رہی تھی۔ تب میں نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا اور دھک سے رہ گئی۔ میرے سامنے مہرو نہیں ایک جوان لڑکی کھڑی تھی جو اپنی عمر سے بالکل انجان تھی۔ مہرو، یہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے غصے سے کہا۔ چنی کدھر ہے؟ تمہارا دوپٹہ لو اوپر اور آرام سے بیٹھو۔ شریف لڑکیاں اس طرح کدکڑے نہیں لگاتی پھرتی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ یہ بچے مجھ سے چیزیں چھین رہے تھے، بس اتنی سی بات تھی، اس نے صفائی دی۔ مگر جانے کیوں یہ اتنی سی بات مجھے اتنی سی نہ لگی۔ ماں نے کہا تھا ان کو ماں بن کے پالنا، تو میں نے مہرو کو کچھ سکھایا ہی نہیں جیسے مائیں سکھاتی ہیں۔ بیبے نے تو کہا تھا مہرو اور رانی کو تپتی ہوا نہ لگنے دینا، مگر اس کو گھرداری نہ سکھائی میں نے تو اس کو کون اپنے گھر لے کے جائے گا۔ بس اس دن سے میں نے اس پہ سختی شروع کر دی۔ اگر میں کنویں سے پانی لینے جاتی تو اسے کہتی چاول اور شوربے والے شلجم پکا لے۔ وہ اکثر کھانا خراب کر دیتی، بچے ناک منہ چڑھاتے، سراج غصے میں آ جاتا، مگر میں سب کو ٹھنڈا کرتی کہ ساری لڑکیاں اسی طرح خراب کر کر کے ٹھیک پکانا سیکھتی ہیں۔ اس دن جب سراج گھر آیا تو اس کی چادر کے پلو میں بندھے ہوئے سرخ گول بیر دیکھ کر مہرو بے تاب ہو گئی۔ بھاگ کے سلور کے کٹورے میں بیر ڈلوائے اور مزے سے کھا کھا کے گٹلیاں نصیر اور شیموں کو مارنے لگی۔ وہ دونوں بھی اس کی دیکھا دیکھی اسی کام میں جٹ گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں سارے صحن میں بیروں کی گٹلیاں نظر آنے لگی۔ کچھ تو عقل کرو۔ میں رات کی روٹیاں تنور میں لگا کے ہٹی تو میں نے بچوں کی طرف نظر کی۔ اماں، یہ مہرو خالہ کر رہی ہے، نصیر بولا۔ تبھی سراج ہاتھ دھو کے صحن میں آیا۔ بھایا، یہ بیر کہاں لگے ہوئے ہیں؟ کل میں بھی بیر لینے جاؤں گی، مہرو نے پوچھا۔ خبردار اگر کوئی اس طرف آیا تو ساری گندم کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ جو بھی بیر اتارنے آتا ہے گندم کے پودے پیروں تلے کچلتا ہوا آتا ہے، اس لیے اگر کوئی ادھر آیا میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا، سراج نے خبردار کیا۔ مگر وہ مہرو ہی کیا جو کسی کی بات مان جائے؟ نصیر بہت صبح گاؤں سے کچی سڑک پر جا کر بیٹھ جاتا تھا جہاں سے اسے شہر جانے والی لاری ملتی تھی۔ شومو بھی دن نکلتے ہی اپنے اسکول چلی جاتی اور اس دن وہ صبح سویرے ہی اٹھ گئی۔ اس نے جلدی جلدی گھر میں چھڑکاؤ کر کے جھاڑو لگائی، رات کے برتن دھوئے، لسی والی چاٹی کو، اور میرے آتے ہی باہر کوڑا پھینکنے کے بہانے کھیتوں میں پہنچ گئی۔ اس نے کھیتوں میں اگی ساری بیریوں کا جائزہ لیا اور جس پہ سب سے اچھے بیر تھے اس پہ کونیاں چھیلتی ہوئی کسی نہ کسی طرح چڑھ گئی۔ بیری کے کانٹے نئی چنری میں کئی دفعہ لگے، قمیص کا دامن ایک جگہ اٹک جانے سے پھٹ گیا، مگر وہ پورے جوش و خروش سے بیری پہ چڑھی، اس کی ٹہنیاں زور زور سے ہلائیں، نیچے زمین پہ لال لال بیروں کا ڈھیر لگ گیا تو اپنے کام میں اتنی مشغول ہو گئی کہ اسے سراج کے آنے کا بھی پتہ نہ چلا۔ او مہرو، تیرا بیڑا غرق، میں نے تجھے رات منع کیا تھا کہ اس طرح نہ آنا، تو پھر فصل اجاڑنے آ گئی، سراج نے کڑک کے کہا، اور مہرو جو اپنے دھیان میں تھی ہاتھ چھوڑ بیٹھی، دوسرے ہی پل دھم سے زمین پہ آ گری۔ او تیرا ستیہ ناش، یہ کیا کیا؟ سراج نے ہاتھ بڑھا کے اسے اٹھانے کی کوشش کی، مگر یہ کیا، اسے کرنٹ سا لگا۔ اسے حیرت سے اپنے ہاتھ میں دبا، اس مکھن ملائی جیسا ہاتھ دیکھا، اس کے بازو میں سجی ہوئی چوڑیاں، اس کے لمبے ریشمی بال، اس کا لال ٹماٹر چہرہ اور چہرے پہ سجی بڑی بڑی پانی سے بھری آنکھیں۔ سراج کو کچھ عجیب سا احساس ہوا، کچھ ایسا جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہ کیا تھا۔ اس نے گھبرا کے مہرو کا ہاتھ چھوڑ دیا، مگر مہرو اسی جگہ بیٹھی تھی۔ اٹھو، اس نے غصے سے بولنے کی کوشش کی، مگر اس کی آواز بھی کہیں حلق میں اٹک گئی۔ میرے پاؤں میں موچ آ گئی ہے، مہرو نے پاؤں کی طرف اشارہ کیا۔ تو
तो मुझे उठाएं। उसने दोनों हाथ सराज की तरफ बढ़ाए, जो चंद लम्हे उसके हाथ थामने में मुतामल हुआ, मगर फिर उसने आगे बढ़कर महरू के दोनों हाथ थाम लिए। भाया, मेरे से नहीं चला जा रहा, मुझे पकड़ के घर छोड़ो। मैं कैसे लेकर जाऊं? उसने बेखुदी की कैफियत में कहा। बस मैं आपको पकड़े पकड़े पहुंच जाऊंगी ना। महरू ने उसे हौसला दिलाया। क्या ये इतना आसान है? वो मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाया। अच्छा, मैं खुद ही चली जाती हूँ। वो रूठ के जाने लगी तो सराज उसको साथ घसीटने लगा। खेत खत्म हुए तो उसने महरू को एक जगह बिठा दिया। कहा, मैं घर जाके तेरी बहन को भेजता हूँ, महरू को ले आओ, वो उधर स्कूल के गेट के पास बैठी है। घर आके उसने मुझसे नजरें चुराते हुए कहा, स्कूल के गेट के पास? मगर वहाँ क्या कर रही है? तुम क्यों साथ नहीं लाए? पता नहीं। उसने कंधे उचकाए और नलके की तरफ बढ़ गया। मैं हैरान होती बाहर निकली तो सामने महरू पाँव पर उछलती आ रही थी। आपा, मेरे पाँव में मोच आ गई है। मगर कैसे? मैं बेरी से बेर उतार रही थी, भाया ने शोर डाल दिया, मैं डर के बेरी से गिर गई। महरू ने ये सब कुछ इतनी मासूमियत से कहा कि मुझे सारा कसूर सराज का लगा। तभी घर जाके मैं सराज से उखड़ी उखड़ी रही। तवे पर देसी घी और हल्दी गर्म करके उसे रोटी पर डाल के महरू के पाँव पे बांधी और उसे चारपाई पर बिठा दिया। सराज ने चंद एक बार चिढ़ती नज़रों से हम दोनों को देखा। वो खूब ज़्यादा भी था कि शायद हमने उसकी नीयत का फतूर भांप लिया, सो कुछ कहे बिना ही थोड़ी देर बाद घर से बाहर निकल गया। फिर अगले कुछ दिन आम दिनों से मुख्तलिफ थे। सिराज बेवजह ही घर आने लगा, सबकी नज़र बचा के चुपके महरू को देखता रहता। दिन ब दिन उसके लहजे में महरू के लिए शहद घुलता जा रहा था। महरू भी चलने फिरने लगी थी। मैं तो सरे शाम सबको खाना खिला के थक हार के जो सोती तो सुबह ही खबर होती। दोनों बच्चे भी बेखबर सो जाते। ऐसे में सराज वक्त बे वक्त महरू को जगा देता। कभी हुक्का गर्म करके दो, कभी पानी ला के दो। एक रात जबकि हम सब सोए हुए थे, वो उठ तो गई मगर बुड़बुड़ाते हुए, क्या है भाया, शमो भी पानी ला के दे सकती है, तू मुझे ही क्यों जगाता है? वो आंखें मलते हुए कहने लगी। पानी पानी, सराज ने होंठ तर किए। उसने घड़े के साथ रखा ग्लास उठाया और भर के ले आई। सराज ने ग्लास पकड़ने की बजाय महरू का हाथ पकड़ लिया। पानी ले आई हो तो पिला भी दो। उसने महरू का हाथ पकड़े पकड़े मुंह की तरफ किया। लो, अच्छी तरह से पियो। महरू ने ग्लास उसके ऊपर उलट दिया और खिलखिलाती हुई अपनी चारपाई पे आके लेट गई। तेरी ऐसी की तैसी। सराज अपने कपड़े झटकने लगा। क्या हुआ? जाने कैसे मेरी आंख खुल गई तो वो एकदम घबरा गया। कुछ नहीं कुछ नहीं। मैं भी उसे ये कह के कि सो जाओ फिर से बेखबर हो गई। और फिर उस दिन गांव में कुछ लोगों ने मुझे कह रखा था कि उन्हें गाजरें चाहिए। मैं सुबह से ही ज़मीन से गाजरें निकालने के साथ साथ पालक भी काट रही थी। गाजरें वहीं ट्यूबवेल पर धोकर मुझे गांव देने जाना था। काफ़ी देर तक गाजरें ज़मीन से निकालने और पालक तोड़ने के बाद मैं सराज का इंतज़ार कर रही थी कि वो आए तो ट्यूबवेल तक जाने में मेरी मदद करे, मगर उसका दूर दूर तक नामो निशाना था। मैंने सोचा घर जाके नसीर को ले आती हूँ ताकि वो मेरी कुछ मदद करे, मगर ये क्या, घर जाके मुझे अजीब सा एहसास हुआ। सराज ने महरू को ढेर सारी चूड़ियाँ लेकर दी थी जिन्हें वो पहन पहन के उसे दिखा रही थी, जबकि शमो पास बैठी हसरत से चूड़ियों की तरफ देख रही थी जो उसके अब्बे ने सारी की सारी महरू खाला को दी थी और उसे डांट कर बाहर भगा दिया था कि जाओ तुम बाहर जाके खेलो। सराज महरू का चूड़ियों भरा हाथ पकड़े इतनी महवियत से चूड़ियाँ देख रहा था कि मेरे पहुंच जाने का भी उसे एहसास न हुआ। तुम आज ज़मीनों पे क्यों नहीं आए? वो चूड़ियों वाली आई थी तो महरू ने चूड़ियाँ लेनी थी, मैंने इसे चूड़ियाँ लेके दी। वो हकलाया। इससे लेनी थी तो शमो को भी ले देते, ये क्या कि एक को ले दी और दूसरी रोती रहे। मैं बुड़बुड़ाती हुई नलके की तरफ बढ़ गई। और फिर उन्हीं दिनों रानी के यहाँ बच्चे की वलादत मुतवक्को थी। उसकी हालत अच्छी ना थी, सो कहला भेजा कि या खुद आओ या महरू को भेजो। रात खाना खाते हुए मैंने रानी के बारे में बताया कि वो क्या चाह रही है कि या तो मैं जाऊं या महरू। सराज दरमियान में ही बोल पड़ा, तुम खुद ही चली जाओ, महरू का जाना ठीक नहीं।
نہیں نہیں میں جاؤں گی، میں کتنی دیر سے گھر سے نہیں نکلی۔ بیٹھ جاؤ، سراج ایک دم غصے میں گرجا۔ نہیں میں ضرور جاؤں گی آپا، میں کبھی بھی کہیں نہیں گئی، نہ کبھی تانگے پر، نہ میں کبھی شہر گئی، نہ کوئی اور گاؤں۔ مہرو نے رونا شروع کر دیا۔ بھائی کیا لڑائی جھگڑا ڈال دیا ہے، اگر وہ چند دنوں کے لیے چلی جائے تو کیا حرج، میں نے رسان سے کہا۔ اور کون سا دور جا رہی ہے، اپنے ہی گاؤں کے دوسرے محلے جانا ہے، تم چلی جاؤ اور جتنے دن مرضی رہو، مگر مہرو نہیں جا سکتی۔ مگر کیوں؟ مہرو نے پیر پٹ گئے۔ بس تم کچھ نہیں سمجھتی، سراج نے غصے سے کہا۔ اچھا چلو مجھے تو بتاؤ کہ مہرو کے جانے میں کیا حرج ہے، بچی بیچاری کبھی کہیں نہیں نکلی، اچھا ہے چند دن کہیں رہ لے تو خوش ہو جائے گی۔ میں نے پوچھا۔ زمانہ بڑا خراب ہے ریشم، لوگوں کی نیتوں کا کیا پتہ، بس مہرو کو نہیں بھیجنا، سراج نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اور پھر اس رات سونے تک زمانہ بڑا خراب ہے، لوگوں کی نیتوں کا کیا پتہ، یہی الفاظ میرے کانوں میں گونجتے رہے۔ کیا بھلا گھر کے لوگوں کی نیتیں بھی خراب ہو جاتی ہیں؟ میں ان پڑھ گاؤں کی عورت، جو گھر سے نکلی تو کھیتوں میں اور کھیتوں سے نکلی تو بس گھر۔ میں نے اپنے ارد گرد کی یہی چند سو گز دنیا دیکھ رکھی تھی، تو بھلا میں دنیا کو کیا سمجھ سکتی تھی؟ برسات میں گاؤں میں ہر طرف ملیریا پھیلا ہوا تھا، مجھے بھی بخار نے آ لیا۔ سرے شام کب کبھی سے وہ بخار چڑھا کہ مجھے اپنی سدھ بدھ نہ رہی۔ بچے ایک دوسرے کو کہانیاں سنا رہے تھے، سراج کچھ دیر دلچسپی سے سنتا رہا۔ اچانک اسے اکتاہٹ محسوس ہوئی تو سب بچوں کو ڈانٹا کہ چلو جاؤ سو جاؤ، تم لوگوں نے صبح اسکول کے لیے تیار ہونا ہے۔ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب میری آنکھ کھلی، مجھے ایسے لگا جیسے کوئی زور زور سے دروازہ دھڑ دھڑا رہا ہے، یا جیسے باہر کتے بھونک رہے ہوں۔ عجیب پراسرار سناٹا، میرے حلق میں جیسے کانٹے اگائے تھے۔ ارد گرد میں نے دوپٹے کی تلاش میں ہاتھ مارا اور مشکل سے گھسٹتی ہوئی دروازے تک آ گئی۔ باہر صحن میں ٹمٹماتے تاروں کی روشنی میں سراج اور مہرو جانے کون سی گتھیاں سلجھا رہے تھے۔ میں تمہیں صبح ہوتے ہی شہر لے جاؤں گا، تمہیں جتنی چیزیں لینی ہو لے لینا، بس تم کہیں اور جانے کی ضد نہ کرو۔ میری سانسیں الجھنے لگی۔ سراج کے ہاتھوں میں مہرو کے ہاتھ تھے، اس کے گلے میں لاپرواہی سے دوپٹہ پڑا تھا، آدھے کھلے اور آدھے چوٹیاں میں گندھے ہوئے بال۔ میں حیرت سے دونوں کو دیکھتی رہی۔ زمانہ بڑا خراب ہے، کسی کی نیت کا کیا بھروسہ۔ سراج کے کہے فکرے میرے کانوں میں اس وقت گونجنے لگے۔ تو کیا واقعی زمانہ اس حد تک خراب ہو گیا ہے؟ میں نے دل میں سوچا، اور یہ آگہی کا وہ لمحہ تھا جس نے میری ذات اور سراج کے بت کے پرخچے اڑا دیے۔ رات، تنہائی اور سناٹا، اور ایک بے وقوف لاابالی لڑکی اور ایک کائیاں مرد۔ میں آگ کے شعلوں میں جلنے لگی اور اسی طرح گھسٹتی ہوئی واپس اپنے بستر تک آئی اور زور سے چیخی، مہرو مہرو مجھے پانی پلاؤ۔ مہرو سراج سے ہاتھ چھڑا کے پانی لے کر اندر بھاگی۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ میں نے اپنی سانسوں پہ قابو پاتے ہوئے کہا۔ آپا میں سو گئی تھی، یہ بھایا کو بھی نا میرے ہی ہاتھ سے پانی چاہیے، روز آدھی رات کو مجھے اٹھا دیتا ہے کہ پانی لا دو، حقہ گرم کر دو، پتہ نہیں خود کس وقت سوتا ہے۔ وہ میرے پاس بیٹھ کر مجھے دبانے لگی۔ مہرو تم ادھر ہی سو جاؤ میرے ساتھ، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے جیسے گھر میں کوئی چور گھس آیا ہے۔ اگلے چند دن میں نے مہرو کی اس طرح رکھوالی کی جیسے کسی قیمتی متاع کی جاتی ہے۔ میں جہاں جاتی اسے ساتھ لے کر جاتی، رات اسے اپنے ساتھ سلاتی اور اسے روز کہتی اگر رات کو کوئی اٹھائے تو بالکل نہیں اٹھنا، بلکہ مجھے بتانا۔ اور پھر انہی دنوں ایک مدت کے بعد میرا ماما رحمت میری طرف آ نکلا۔ وہ مہرو کے لیے کوئی رشتہ لایا تھا، لڑکا اسکول میں ماسٹر تھا، سرکاری نوکری تھی، اپنا پکا گھر، اور ماں کے علاوہ اور کوئی رشتہ دار بھی نہ تھا۔ مجھے تو یہ رشتہ ایک غیبی مدد لگا۔ میں نے فوراً ہاں کہہ دی اور کہہ دیا کہ ہمیں جانے کی ضرورت بھی نہیں، کیونکہ ماما رحمت لڑکے سے مل چکا ہے، اب لڑکے والے جب چاہیں آ کر شگن کر لیں۔ مگر جب سراج نے سنا تو زمین آسمان ایک کر دیا۔
कैसे अनजान लोगों में कैसे महरू को ब्याह दें? और मामा कौन होता है रिश्ते लाने वाला? वही है ना जिसकी बीवी ने तुम लोगों पे जुल्मों सितम के पहाड़ तोड़ दिए थे। बस मामा, तुम अपने घर खुश, हम अपने घर खुश। रिश्ते मैं खुद ही देख लूँगा। सराज ने मामे रहमत की इतनी बेइज्जती की कि वो उसी शाम अपने घर लौट गया। और जब मैंने सराज से इतने गुस्से की वजह पूछी तो उसने कह दिया, महरू का रिश्ता मैं खुद देखूंगा, अभी वो छोटी है, चंद सालों तक बड़ी हो जाएगी तो देखा जाएगा। मुझे सब समझ थी, मगर क्या करूं, बस इसकी समझ न थी। किससे मदद मांगूं, किससे फरियाद करूं। तब एक दिन मैं मौलवी साहब के घर जा पहुंची। गांव में चौधरियों के बाद सबसे ज़्यादा अक्ल वाला शख्स मौलवी ही जाना जाता था। मौलवी जी, अगर कोई शख्स अंधे कुएं में गिर जाए और उसे बाहर निकलने का रास्ता नज़र ना आ रहा हो तो उसे क्या करना चाहिए? मैंने मौलवी साहब से पूछा। क्यों, क्या हुआ? अंधे कुएं में कौन गिर गया है? मौलवी साहब मुस्कुराए। भाई, आज तो रेशम बड़े पढ़े लिखों वाली बातें कर रही है। मौलवी जी, मैं क्या और मेरी अक्ल क्या, बस महरू के लिए हर वक्त दिल परेशान रहता है। ये अपने घर बार वाली हो जाए तो मैं भी अपनी माँ के आगे सुरखरू हो जाऊंगी। फिलहाल उसके लिए कोई रास्ता नहीं निकल रहा। मैंने कहा, बस फिर अल्लाह से मदद मांगो, नमाज पढ़ो, अल्लाह करम करेगा। मैं भी अपने वाकिफ़कारों से कहता हूँ कि कोई अच्छा घर या अच्छा लड़का हो तो बताएं। मैं घर आ गई तो फिर वही उलझने और परेशानियाँ। अगर मैं सराज से कुछ कहती तो अपनी इज्जत अपने हाथों उतारने वाली बात। रानी के ससुराल वाले भी इसी गांव में हैं, वो उसको कैसे बसाएंगे? अगर सराज मुझे तलाक देता है तो मैं और बच्चे किधर जाएंगे? सबसे बड़ी बात, महरू को फिर कौन ब्याहने आएगा? लोग सबूत मांगेंगे तो मैं सबूत क्या दूंगी? सिर्फ शक की बुनियाद पे तो लोग मुझे ही झूठा कहेंगे। और ये मेरे अपने बच्चे क्या सोचेंगे? मैं सारी रात इन्हीं गुत्थियों को सुलझाती रहती और जाने कब नींद मुझे गाफिल कर देती। थोड़ी थोड़ी देर बाद चौंक के उठ जाती, बार बार महरू को देखती, तसल्ली करती कि सब ठीक है, और साथ साथ रब से मदद मांगती कि मेरी बहन की इज्जत की हिफाजत फरमाए। उन्हीं दिनों गांव में फौतगी हो गई थी। शम्मो और नसीर की उस दिन छुट्टी थी। मैं तीनों को घर छोड़ के फौतगी वाले घर चली गई। वैसे भी पिछले 10-15 दिनों से सराज ने ऐसी कोई हरकत न की थी कि मैं उस पर शक करती। चावल की फसल बवाई हो रही थी और वो सारा दिन उसी में मसरूफ़ रहता। मैं खुद ही उसका खाना ले जाती, जब घर आता तो खुद उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखती। महरू को शम्मों के साथ इधर उधर मसरूफ़ कर देती। सराज भी थका हारा आता, रोटी खाता, कुछ देर हुक्का गड़गड़ाता और फिर बेसुध पड़ के सो जाता। मैं घर आई तो खिलाफ मामूल बाहर वाले दरवाजे की कुंडी लगी हुई थी, जबकि मेरे बाहर का दरवाज़ा आम तौर पे खुला ही रहता। मैंने हैरानी से दरवाजे की झरी में झांका, सहन खाली था। हैं, ये तीनों किधर गए? मैंने दरवाज़ा धड़धड़ाया तो बदहवास सी महरू ने कुछ देर बाद दरवाज़ा खोला। आपा, वो मुझसे चिमट गई। क्या हुआ? मैंने अपने पीछे दरवाज़ा बंद किया और अंदर आ गई। नसीर और शम्मो किधर हैं? मैंने इर्द गिर्द देखते पूछा। नसीर को मैंने भेजा है, बाहर कुएं पर सारे डोर डंगर धूप में बंधे हुए थे। सराज कमरे से निकलते हुए बोला। और शम्मो किधर है? वो शायद किसी सहेली के घर गई है। मगर तुम इतनी पूछगिछ क्यों कर रही हो? अब मुझे ना पूछने बैठ जाना कि मैं घर क्यों जल्दी आ गया। मेरे सर में दर्द था, तुम्हारी बहन से ज़रा मेरा सर नहीं दबाया गया। उसने शुक्र किया है कि तुम आ गई हो और इसकी जान छूट गई। वो महरू की तरफ देख कर खबासत से मुस्कुराया। ये सिर्फ मेरी बहन ही नहीं, तुम्हारी बहन और बेटी भी है। तुम इसके लिए बाप के बराबर हो। मैंने उसे याद दिलाया। अच्छा, तुम मुझे रोटी ला के दो, मेरा बाहर काफ़ी काम है। ये कह के वो बाहर सहन में बिछी चारपाई पे बैठ गया। महरू अंदर कमरे में कहीं गायब हो चुकी थी। जाने मेरे जाने के बाद क्या हुआ है, मेरे तन मन में आग लगी हुई थी, मगर मैं क्या कर सकती थी, समझ से बाहर था। महरू मेरे घर से जाने के बाद सराज कितनी देर बाद आया था? शाम मैंने उससे पूछा। हम दोनों एक दूसरे से नज़रें चुरा रही थी। काफ़ी देर बाद उसने जवाब दिया। तुम्हें क्या कहा उसने? मैंने कुरीदा। कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं, वो सहमी हुई बोली।
तो फिर तुम इतनी डरी हुई क्यों थी? मैंने उसके बाल संवारते हुए कहा। पता नहीं आपा, भाया पहले तो ऐसा नहीं था, बस अब मुझे उससे खौफ आता है। उसने नसीर को भेजा तो मैं और शम्मो सहन में नीम के नीचे चारपाई डाले बैठे बातें कर रहे थे, मगर फिर उसने शम्मो को भी बाहर भेज दिया और मुझे कहा कि अंदर आके उसका सर दबाऊं। मैं जाना तो नहीं चाहती थी, मगर वो ज़बरदस्ती मुझे खींच के अंदर ले गया। शुक्र है उसी वक्त तुम आ गई। मुझे भाया की आंखों से डर लगता है। मेहरू ने मेरे कंधे पे अपना सर रख दिया। उस पूरी रात मैं जागती रही। अगर इसने मेहरू की ज़िंदगी तबाह कर दी तो हम सब कहीं के ना रहेंगे। इस ख्याल के आते ही मैं गांव की दुकान से चूहे मार गोलियां ले आई। हालांकि दुकानदार ने जिरा भी की कि आपा रेशम, आजकल किस चीज़ में रखनी है चूहे मार गोलियां? ये तो आम तौर पर जब गंदुम नई नई घर आती है तब इस्तेमाल होती हैं। मगर मैंने उसे ये कह के टाल दिया कि एहतियातन ले रही हूँ। गोलियाँ तो ले आई थी, मगर खुदकुशी का फैसला आसान न था। कई बार सोचा खुद मरने की बजाय सराज को खिला दूँ ये गोलियाँ। इसी शशोपंज में लेटी थी और बिलाखिर मैंने फैसला किया कि मैं अपनी ही ज़िंदगी ख़त्म कर लूँगी। बाकी गोलियाँ अंदर छुपा कर एक मैंने अपने सरहाने रख ली और लेट गई। बहन रेशम, कोई बाहर से ही आवाज़ें देता आ रहा था। बहन रानी बड़ी मुश्किल में है, जल्दी आओ, पता नहीं क्या हो जाए। रानी का मियाँ मुझे लेने आया था। आओ मेहरू, रानी के मियाँ के साथ जाते हैं। मैंने मेहरू को भी साथ लिया। वो रात बड़ी मुश्किल थी। मुझे ना रानी का होश था ना किसी और चीज़ का। फजर की अजानों के साथ ही रानी ने बेटे को जन्म दिया और निढाल सी कनूदगी में चली गई। रानी के मियाँ ने बच्चा मेरी गोद में डाल दिया, जिसे मैं बेख्याली में तके जा रही थी। मेहरू तो मारे खुशी के अंदर बाहर चहकती फिरती। उसने मेरी गोद से नन्हे बच्चे को उठा लिया और वो जो कहते हैं नींद तो सूली पे भी आ जाती है, तो जाने कब चारपाई पे लेटी और कब नींद की वादियों में उतरी। मेरी आंख एक अजीब शोर और घबराहट से खुली। आंखें मलते ही उठ के बैठ गई। मेहरू, मेहरू, मैंने मेहरू को आवाज़ें दी। बहन, मेहरू तो सवेरे ही मेरे से पैसे लेकर चली गई। मेहरू चली गई? कितनी देर हुई उसे गए? कहाँ गई? मैं बदहवास होकर जूते तलाश करने लगी। बस मैं जा रही हूँ, फिर आऊँगी। मैं उसे हक्का बक्का छोड़ के घर आ गई। मुझे दूर से ही नज़र आ गया था कि मेरे घर का दरवाज़ा अंदर से बंद है। मैं बदहवासी से भागती हुई चाची भागन के घर में दाखिल हुई और उनकी सीढ़ियाँ चढ़कर छत फलांगती हुई अपनी छत पे आ गई। मैं गिरते पड़ते सीढ़ियाँ उतरी। अंदर कमरे से मेहरू की सिसकियाँ सुनाई दे रही थीं। मैंने आओ देखा ना ताओ, दोनों हाथों से दरवाज़ा पीट डाला। खोलो दरवाज़ा, नहीं तो मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगी। कौन है अंदर? सराज ने बमुश्किल दरवाज़ा खोला। उसके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही थी। आपा, मेहरू भागती हुई मुझसे लिपट गई। वो मेरे पीछे छुपने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसे बालों से घसीट के अपने सामने किया। उसके कपड़े और बाजुओं पर निशान नजर आ रहे थे। मैंने उससे बुरी तरह धुनक के रख दिया। तुम्हें कहा था ना मेरे साथ रहो, फिर तुम घर क्यों आई? मैं तो शम्मो और नसीर को बताशे देने आई थी। सराज चुपचाप घर से निकल गया। जाने मेरी माँ की दुआ थी या रब को ही मुझ पे तरस आ जाता था कि मेरी मेहरू अभी तक महफूज थी। चलो मेरे साथ। मैंने मेहरू को कमरे में धकेल के बाहर से कुंडी लगा दी और खुद सामने चारपाई बिछा कर दोनों हाथ सर में थाम के बाहर बैठ गई। मेरे रब, मेरा क्या गुनाह है? मैंने एक सीधी सादी ज़िंदगी गुजारना चाही, दिन रात मेहनत मजदूरी की, मगर मेरे नसीब में क्या लिख दिया है? अगर गोलियां खा के मरूं तो हराम मौत, अगर मेहरू को दूं तो वो कत्ल, सराज मरता है तो बच्चे बे आसरा। मैंने एक लंबी आह भर के आसमान की तरफ देखा। मेरे खुदा, क्या मेरे लिए और मेहरू के लिए तेरी इतनी बड़ी कायनात में कुछ भी नहीं? उसी वक्त घर से बाहर कोई औरतों के बातें करने की आवाज़ आई और वो घर में दाखिल हुई। ये रानी की नंद थी और मिठाई का डब्बा लाई थी, मुझे मुबारक भी देने आई थी। मैंने कहा खाना खा के जाना, तो बोली मेरा देवर मजीद बाहर खड़ा है, इसलिए जल्दी है। तब मैंने पूछा कि मजीद कौन है? उसने बताया मजीद उसका वो देवर है जो उसकी शादी के वक्त सिर्फ 5 साल का था, उसी ने ही पाला है। अब मजीद के लिए लड़की देख रही है।
10ਵੀं पास है, शहर में चाय पानी का खोखा है। अगर मैं हाँ कर दूँ तो उसके ये मसला भी हल हो जाएगा। ये कहकर खुशामद से मेरे घुटने दबाने लगी। क्या मतलब? मुझे अभी समझ ना आई, तो बोली, मैं मेहरू की बात कर रही हूँ बहन रेशम। मेहरू? मेहरू की बात कर रही हो तुम? मेहरू के लिए रिश्ता लाई हो? मेरी शादी मर्द की कैफियत थी, लेकिन मैंने फ़ौरन हाँ या ना में जवाब ना दिया, बल्कि उन्हें कहा कि तुम लोग रानी की तरफ चलो, मैं भी अभी आती हूँ। उनके निकलते ही मैंने दरवाजे की कुंडी लगाई, बड़े कमरे का दरवाज़ा खोला, मेहरू को निकाल के गुसल खाने में धकेला कि नहा के जल्दी से बाहर निकलो। ट्रंक खोल के 3 रेशमी सूट निकाले जो मैंने मेहरू के लिए मंगवाए थे। फिर मैंने पेटी खोली और जेवर की पोटली निकाल कर मेहरू का हाथ पकड़े रानी की तरफ आ गई। रानी उसे देखते ही चीखी, हाय मेहरू, तेरे मुंह पे खराशे कैसी? तब मैंने ही बात संभाली कि बच्चों के साथ दरख्त पे चढ़ रही थी, गिर गई। तभी सलाम मासी कहता हुआ मजीद अंदर आ गया। बहन रेशम, ये मजीदा है। मैंने उठ के तपाक से उसके सर पे हाथ फेरा। मेहरू नीची नजरें किए गुमसुम बैठी थी। मैं उससे बैठ के बातें करने लगी। मजीदे, ये मेहरू है, रानी की छोटी बहन। तुम्हें पसंद थी ना? मैंने आज बहन रेशम से रिश्ता मांग लिया है। बस बहन रेशम, आज से ये तुम्हारा बेटा है, रानी की नंद राबिया ने कहा। इसमें भी सोच लेते हैं। मैं अब हल्की फुल्की हो चुकी थी। आ जाओ दूसरे कमरे में राबिया, अपने भाई को भी बुला लो। वो सब उठकर मेरे साथ दूसरे कमरे में आ गए। तब मैंने मजीद को गौर से देखते हुए कहा, देखो मजीद, हम हैं इज्जतदार लोग। सराज ने कहीं से उड़ती उड़ाती सुन ली कि तुम मेहरू को पसंद करते हो। अब वो तुम्हारे साथ तो किसी सूरत मेहरू का निकाह नहीं होने देगा। ये सुन के मजीद का रंग उड़ गया। नहीं बहन रेशम, यूँ ना करो। मेरा जो है मेहरू के नाम लिखवा लो, लेकिन मेरी इससे शादी करा दो। मैं दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा करने लगी। चलो अब एक ही सूरत है, तुम आज ही मेहरू से निकाह कर लो। आज रात नहीं तो कल सुबह सुबह गांव से चले जाओ। मैं सराज को संभाल लूँगी। ठीक है। एक आस से मैंने मजीद को देखा और फिर जब तक उसने ठीक है ना कह दिया, मेरी सांस अटकी रही। फिर मैंने गांव के सरकर्दा अफराद को बुलाया। गांव का चौधरी और मौलवी दोनों शामिल थे। इमरजेंसी निकाह की वजह ये बताई थी कि राबिया का देवर दुबई जा रहा है, उसका वीज़ा आ चुका है, वो निकाह करके जाना चाहता है ताकि बीवी के कागजात बनवा कर बाद में उसे बुला सके। सराज के लिए यह खबर धमाका थी। वो एहतजाज करना चाहता था, लेकिन गांव के चौधरी और मौलवी साहिब को देखकर चुप का चुप रह गया। उसे पता था अब ज़ुबान खोली तो मैं चुप नहीं रहूँगी। मजीदे के साथ मेहरू को रुखसत करवा के मैं घर आ गई थी। सराज पहले ही घर चला गया था, लेकिन खामोश बैठा था। मैं भी कुछ नहीं बोली। सराज को रह रह के गुस्सा आता। मेहरू उसके हाथ से निकल गई थी। कुछ खजालत भी थी। मैं इतना बड़ा फैसला अचानक कर डालूंगी, ये तो वो सोच भी नहीं सकता था। और फिर उस रात भी आसमान पर स्याह तारों का जाल बिछा हुआ था। हवा में हल्की हल्की सरगोशियाँ थी। दोनों बच्चे सो चुके थे। सराज अपनी चारपाई पे पांव लटकाए, हाथों में सर थामे, जाने कब से गुमसुम बैठा हुआ था। सराज, दूध पी लो। मैंने दूध का ग्लास उसके सामने किया। मेरा दूसरा हाथ उसके कंधे पे था। तुम सो जाओ जाकर। उसने सख्ती से मेरा हाथ झटकना चाहा, मगर ये क्या, वो हैरत से मेरी जानिब देखने लगा, क्योंकि आज उसके हाथ में एक मजदूर औरत का हाथ नहीं, बल्कि एक बीवी का नरमो मुलायम हाथ था। आज जो औरत उसके सामने खड़ी थी, उसने साफ सुथरे रेशमी कपड़े पहने हुए थे। उसके बाल बिखरे हुए नहीं थे, बल्कि तेल डाल के छोटी गुंदी हुई थी। उसकी आंखों में थकन नहीं, बल्कि सितारों की रोशनी थी। वो मुझे यूं देख रहा था जैसे पहली बार देख रहा हो। मैं खिलखिलाई, मुझे नहीं पहचान रहे? सराज ने मेरा हाथ पकड़ के सामने किया तो छन छन चूड़ियाँ बजने लगी। तुमने पहले तो कभी चूड़ियाँ नहीं पहनी। वक्त ही कहाँ मिला। पहले गुर्बत और जिम्मेदारियों ने सर ही कब उठाने दिया। उसने मेरी आंखों में आंखें डाल के कहा, तुम बातें भी कर लेती हो और हंसती भी हो। अच्छा जी, मुझे गूंगा समझ रखा था। मुझे बहुत बातें आती हैं,
जितनी चाहो सुन लो। वो उठा और लालटेन की लो ऊंची करके करीब ले आया। ये तुम हो रेशम? मगर तुम पहले कहाँ थी? मैंने तुम्हें पहली दफ़ा देखा है। मैं फिर से हंसी और अपने साफ सुथरे पाँव उसके सामने किए। अब तो यकीन आ गया मैं चुड़ैल नहीं? नहीं, अभी तो नहीं आया। वो पहली बार मुस्कुराया। तो कैसे आएगा? मैंने चूड़ियाँ खनकाईं। खाने को कुछ दो, भूख लग रही है, फिर बताऊंगा। ठीक है, मैं जल्दी से खाना लेने चल दी और खाना गर्म करते हुए सोचती रही कि औरत को घर बचाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, मर्द की कितनी खबीस हरकतों पे पर्दा डालना पड़ता है और अपने कितने दुखों को दिल में रख के मुस्कुराना पड़ता है। क्या मैं कभी सराज के गंदे किरदार को भूल सकूंगी? क्या मैं कभी उन दिनों के खौफ से निकल सकूंगी जो मैंने सराज से महसूस किया? मैंने अपने आप को बदल लिया था। मुझे पता चल गया कि एक मर्द को बीवी चाहिए, मजदूर नहीं। मगर किसके लिए, जिसके लिए अब मेरे दिल में इज्जत नहीं रही थी। इज्जत नहीं, मगर मोहब्बत की अदाकारी तो करनी ही पड़ेगी। उस सुबह मैंने सराज से कहा, सराज, शमो के लिए कोई अच्छा रिश्ता देखो, मैं इसके फ़र्ज से फारिग होना चाहती हूँ। शमो भी बहुत छोटी है, इतनी क्या जल्दी है? मैं नहीं चाहती कि हमारा किया हमारे बच्चों के आगे आए। मैंने बज़ाहिर सर झुकाए ही कहा, मगर सराज को लगा जैसे जिल्लत का टोकरा उसके सर पे आ पड़ा है। शुक्र है अल्लाह ने महरू को इज्जत के साथ अपने घर का कर दिया। राबिया के मियाँ और उसकी बहन की ज़िंदगी भर एहसान मंद रहूँगी। अगर कुछ हो जाता तो कितनी ज़िंदगियाँ बर्बाद होती। मैंने फूंकनी से लकड़ियों में फूंके मारते हुए एक लम्हे के लिए नज़र उठाई। धुएं के मरगोलों में धुआं धुआं चेहरा लिए सराज मुझे ही देख रहा था। मैं चलता हूँ, दोपहर की रोटी घर आके ही खा लूँगा। सराज नज़रें चुराते हुए बोला और दरवाज़ा पार कर गया। और मैं जानती थी अब ज़िंदगी भर सराज मुझसे नज़र मिला के बात नहीं कर सकेगा।